हाँ, तो अब तक समझ में आ चुका होगा क्लास 11th कैसी है, कैसी नहीं है, कितने बस की है, कितने अपने बस की नहीं है। बस उसी के बारे में एक बार बात करना चाहता हूँ। एक बार तुम्हें आईना दिखा देना चाहता हूँ कि जो 11th में स्टूडेंट आए हुए हैं, चाहे यार तुम कितने बड़े तुर्रम खान हो, अपनी क्लास 10th में तुम टॉपर रहे हो, सीबीएसई में तुमने टॉप किया हो, 99% 100% तुम्हारी आ गई हो, लेकिन 11th क्लास में ना अगर तुमने उसे सीरियसली नहीं लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं भी आपको पहले बोलना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की बात करूँगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि कैसे करके 11th की स्टडीज़ को हमें करना है, किस ट्रैक को हमने फॉलो करना है, कैसे करके हमारे आगे की जर्नी होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को अपने मन में एनालाइज करो, सेल्फ इंटरोगेट करो। क्या अपने इलाके का ना सबसे जो बेस्ट डॉक्टर है, क्या तुम उन्हें जानते हो जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है? या तुमने कभी इंडिया में सुने होंगे बेस्ट डॉक्टर सुने होंगे, तुमने कभी देखे होंगे, अभी उनकी उम्र 50-60 साल होगी लेकिन वो बेस्ट डॉक्टर्स होंगे अपने अपने फील्ड में, ऐसे सुने होंगे तुमने। कुछ इंजीनियर्स के नाम तुमने सुने होंगे, बहुत टॉप लेवल के इंजीनियर्स होंगे। कुछ तुमने सुने होंगे कि यार यूपीएससी में क्रैक किया लोगों ने, AIR 1 आ रही है, अच्छे अच्छे टॉपर्स के नाम सुने होंगे तुमने। कई IIT क्रैक करने वाले लोगों के नाम सुनेंगे। इन लोगों में ना खास बात बताऊँ क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो तुम अभी देख रहे हो ना इन लोगों को, जब ये 40-45-50 साल की उम्र के लोग हैं, जब तुम इन्हें अभी देख रहे हो तो उससे कंपेयर मत करो अपने आप को। एक बार फ्लैशबैक में जाकर देखने की कोशिश करो, जब ये तुम्हारी उम्र के थे तब इन्होंने क्या किया, उनकी उस हिस्ट्री को खंगालो, उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको देखो, तब तुम्हें पता लग जाएगा इन्होंने क्या क्या फोड़ा हुआ। इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है 11th से। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है 11th से। अगर तुम कुछ भी बड़े से बड़ा फोड़ना चाहते हो, अगर तुम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो ना, एक महीने में उसकी स्टडी, एक माइंडसेट तैयार हो जाता है 11th क्लास से ही। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है, वो वाला टाइम पीरियड, इसे हल्के मत लेना। इसे ना केवल ये सोच के लो सिर्फ कि मेरे बोर्ड आ रहे हैं, 12th की प्रिपरेशन करेंगे, 11th में अच्छा करेंगे, 11th में मस्ती करेंगे, अभी तो 10th के बोर्ड देके आ रहे हैं, मस्ती करोगे, मस्ती करते रह जाओगे, बात ध्यान रखना। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, मतलब मोटा मोटा लगा लो 35 लाख बच्चों से सीधा कंपटीशन हर साल चल रहा है तुम लोगों का। यानी 12th का 10th का भी हमने देखे बोर्ड का रिजल्ट आता है, लगभग 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। नीट का अभी पेपर हुआ, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और उसमें से पता है तुम्हें सीट बता रहे कि 10-10, 20-20, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई कोचिंग सेंटर्स ने दावा कर दिया, क्लेम कर दिया कि भाई हमारे वहाँ से 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। 720 में 720 का मतलब जानते हो, 20 लोग बोल रहे हैं अभी तक के कोचिंग सेंटर्स का, अगर हम सही माने उनकी बातों को, तो 20 ऐसे टॉपर निकल रहे हैं इनके 720 में से 720 आ रहे हैं। आप कितने ले आओगे बताओ? पढ़ाई लिखाई करके भी कितनी पढ़ाई कर लोगे कि तुम 720 में 721 तो नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते। कंपटीशन इस लेवल तक चल रहा है। 20-25 लोग अभी पता चल रहा है कोचिंग सेंटर क्लेम के बावजूद, अभी पता नहीं कि रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। तो फुल में से फुल आ रहे हैं। नीट जैसे एग्जामिनेशन में 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं वहां पर। ऐसे ही इंजीनियरिंग में, जेई मेंस में, आप एडवांस में जाओ, आईआईटी के लिए जाने का, तो कहने का मतलब है सीटें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग निकालते हैं इसीलिए क्योंकि उनका माइंडसेट शुरुआत से ही एक उसमें रहता है कि यार हमें एक सीट निकालनी है। और वो ये नहीं कि मोटिवेशन देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। अभी तुम लोग ना नए नए आ रखे हो क्लास 10th से 11th में, इसीलिए कुछ बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है, यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ। अभी तुम लोग जिस क्लासेस से आ रहे हो और जिस गाइडेंस से होते हुए आ रहे हो, अगर मैं तुम्हें यूट्यूब से ही पढ़ता हुआ मान लूँ तो मैंने देखा है भाई कैसे वीडियो बनते हैं 9th-10th के बच्चों को, कि चढ़ा दिया आता है हवा में, ये कर दिया आता है, वो कर दिया यार, ले भाई मोटिवेशन की आग डाल दी जाती है, उसके ऊपर करना धरना कुछ होता नहीं है। होगा उससे नहीं, पहले ये तय कर ले कि स्टडी का जो मोड होगा, जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, वो किस तरह की पढ़ाई करने जा रहे हो। फैंसी पढ़ाई करनी है या फिर वैसी पढ़ाई करनी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। दो तरह की पढ़ाई है। यूट्यूब में जो पढ़ाई चलेगी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इतने में इतना कर लो, इतने में इतना कर लो, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में वो कर लो, 1 दिन में IIT फोड़ लो, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। सर्च करके देखना वीडियो खत्म होने के बाद कि 1 दिन में IIT कैसे क्रैक करें, 36 वीडियो मिल जाएंगे लाइन से लगे हुए। और फिर उसमें ये देखना है कि कितने लोगों ने व्यूज़ दे रखे, भयंकर तरीके से व्यू, 1-1 करोड़ व्यूज़ उसमें आ रखे हैं, मतलब बहुत सारे। ये तुम्हें खुश होना चाहिए इस चीज़ में अगर तुम हार्ड वर्किंग पर्सन हो, कि यार ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चिंदी सी बातों में आ जा रहे हैं कि यार 1 दिन में हमें IIT क्रैक कर लेंगे क्या? लिटरली सोचो, कर लेंगे। अभी लग रहा है ना तुम्हें कि मजाक लग रहा है ना, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही नहीं होगी ना तो तुम भी उनमें से एक होने वाले हो जो पेपर देने से 1 दिन पहले, जेई के पेपर के 1 दिन पहले देखने जाओगे ऐसा वीडियो। तो अपने आप से पहले पूछा करो, अभी 10th करके आए, 10th में एक बार शांति से, हर कोई नहीं कर पाएगा जो मैं कह रहा, हर किसी के बस की बात नहीं है, बच्चे इतने बड़े बड़े होकर नहीं कर पाते, तुम तो फिर भी अभी 10th करके आए हो। लेकिन मेरा मानना है कि अभी वो जोन है ना, जिस उसमें तुमने ढाल दिया अपने आप को, जिस उसमें मोल्डिंग हो गई, वो वही रहने वाली है। यानी जिस तरह का माइंडसेट अगर अभी बना लिया, तो ये मान के चलो कि जब अभी तुम 10th से निकल के आ रहे हो ना, जिस तरीके से तुमने अपने माइंड को ट्रेन किया उसी तरीके से वो चलता रहेगा फ्यूचर में। तो सबसे पहला तो काम ये कर लो कि डिसाइड कर लो कि हमारा क्या, हमने किस तरह की हमारी स्टडी होने वाली है, क्या हमारा मोड होने वाला है पढ़ाई का, क्या हमारा टारगेट होने वाला है। तुम सोच रहे होगे मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, सोचा होगा किसने, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या क्या बनने का सोचा। पूछते थे ना बचपन में क्या बनोगे क्या बनोगे, तुमने सोचा होगा यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो ये एक बात ये सुन लो कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए तुम अभी भी किसी भी एंगल से एलिजिबल नहीं हो, तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम चाह के भी अभी एग्जाम नहीं दे सकते यूपीएससी का। तो क्या करोगे? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओगे, करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, क्या करोगे?
मैं मानता हूँ वो कुछ भी अभी सब बेकार है करना, लिटरली सब बेकार है। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह इसमें मैंने खुद की है, मैंने कराई है, मैंने यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शन को पढ़ाता हूँ मैं। तो मैं उसके बावजूद आपको ये बात बोल रहा हूँ कि उसकी प्रिपरेशन के लिए ना सिर्फ आपको क्या अभी अगर ना अपने को तैयार कर रहा है उस लेवल के लिए, पढ़ना नहीं है, सिलेबस नहीं पढ़ना अभी यूपीएससी का। अभी यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के ऐसा नहीं कि तुम AIR 1 ले आओगे, नहीं। जो AIR 1 लाते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह देखो, 1-2-3 साल की उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी रहती है, उसमें उन्होंने काम किया रहता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में उनकी अच्छी मेहनत रहती है, बस वो मेहनत करनी है तुमने। तो उससे पहले तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि तुम मेडिकल के हो तो नीट को फोड़ लो, तुम इंजीनियरिंग के हो तो IIT को फोड़ लो, तुम्हें डिफेंस में जाने का शौक है NDA वगैरह क्लियर कर लो, और भी तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हो, जो करना है वो करो अपने फील्ड में, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो ऑप्शन है। तो होता क्या है ना कि इतना बड़ा टारगेट देके कि यूपीएससी क्रैक करेंगे, तुम्हें पता है अभी तो हमें देना नहीं है यूपीएससी, कम से कम कुछ नहीं तो 6 साल हमारे पास बचे हैं, तो 6 साल मस्ती में रहते हैं कि भाई हम वो करेंगे वो करेंगे, और जिस दिन वो सामने आ जाएगा फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि उस समय कंपटीशन और ज़्यादा हाई होगा। कंपटीशन कम तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बच्चे भयंकर भयंकर निकल के आ रहे हैं, कंपटीशन इतना तेज होता जा रहा है। अभी फिलहाल मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा तुमसे, सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि किस बात को अभी तुम फॉलो करो। अभी जब अपनी क्लास 11 में पढ़ लो, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, पहला महीना तुम्हारा चलेगा, दूसरा महीना तुम्हारा चल रहा है, 2-3 महीने तुम्हारे लगभग अगर हो भी गए, क्लास 11 को कैसे पढ़ो, सिर्फ उसी बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे दिमाग में सेट कर लो, कोने के किसी भी दिमाग के किसी भी कोने में डाल दो इस बात को कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत प्रूवन बात है, क्योंकि ना प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, इंसान की आदत है। मैं तुम्हें अपना यंगर वर्जन समझ के बोल रहा हूँ ये सब बातें, कि अगर मैं अपने आप को कोई सजेशन देता तो वो क्या देता, वो उनमें से पहला सजेशन यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तुम 11th में पहुँचते हो, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि 11th में जब हम पहुँचते हैं, हमने 10th के एग्जाम दिए होते हैं, थोड़े बहुत हम थके हारे भी होते हैं, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की रहती है हमने बोर्ड में, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो ना भी हो, सबने मेहनत की होती है 10th क्लास में अपने बोर्ड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक काइंड ऑफ डर तो अंदर से रहता ही है थोड़ा बहुत, कि कितनी परसेंट आएगी, क्या होगी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब कुछ रहती है। अब क्या होता है ना, हम हल्के पड़ जाते हैं 11th में आते ही, वही नहीं पढ़ना, और यहीं पर वो स्टूडेंट जो आगे कुछ अच्छा करता है, 12th के बाद कुछ अच्छा कर लेता है ना, वो यहीं पे हल्के नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भयंकर तरीके से 24-24 घंटे पढ़ने लग जाओ, ये नहीं कह रहा। मुश्किल से मुश्किल अगर तुम 3 घंटे भी एवरेज पढ़ पा रहे हो एक दिन में, कम लग रहा होगा लेकिन ये बहुत है, अगर तुम 3 घंटे भी अभी पढ़ पा रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, अभी बिल्कुल मैटर नहीं करता, पढ़ो बस 3 घंटे पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपनी क्लास की पढ़ो, ऊपर की क्लास की पढ़ो, ऊपर की पढ़ो, नीचे की पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो बस 3 घंटे की हैबिट डालने की कोशिश करो। एवरेज 3 घंटे, लगातार 3 घंटे की बात नहीं कर रहा, आधे घंटे में पढ़ लो, लेकिन एक दिन में अपना टारगेट देखो कि टू डू लिस्ट में देखो कि 3 घंटे पढ़ा कि नहीं पढ़ा मैंने। ये वाला अगर तुम सीन अभी से करने लग जाते हो, इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी, तुम्हें नॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो बहुत दूसरी बात, तुम्हारी बैठने की आदत बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनेगा, एक परसिवियरेंस आएगी, बैठने की मतलब एक क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी, और वो तुम्हें आगे काम आएगी। क्योंकि ना मेन जो डिस्ट्रैक्शंस आज की डेट में आ गए हैं, क्योंकि पहले कंपटीशन क्रैक करना एक बात थी, अभी तुम्हें ना केवल कंपटीशन क्रैक करना है बल्कि अपने आप से भी लड़ना है एक तरह से, क्योंकि तुम्हारे पास इतने तरह के एंटरटेनमेंट के साधन है कि उनसे इंसान बच जाए तो वो अपने आप ही कंपटीशन क्रैक कर ले। तो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि जब तुम चाहो तब सोशल मीडिया पे जाओ, जब तुम नहीं चाहो तो ना जाओ। ये तभी होगा जब तुम एटलीस्ट अपनी कुछ आदतें, हैबिट्स बनाओगे अभी से। यस, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी बात है, बैकलॉग को समझो। बैकलॉग एक बहुत मतलब एक ट्रेंडिंग वर्ड है यार, मतलब ऐसा है ना कि अब कुछ वर्ड आ गए तो बच्चे कुछ ट्रेंड में बच्चों बोलते रहते हैं वर्ड्स को। बैकलॉग जैसी कुछ चीज़ खास में है नहीं। बैकलॉग का मतलब है सर जो हमने पीछे पढ़ा वो बेसिकली हम पढ़ नहीं पाए, स्कूल में हो गया, कोचिंग सेंटर में हो गया, हमारा छूट गया वो काम, वो बैकलॉग बन गया। तो बैकलॉग को अगर ऐसे कवर करने की कोशिश करो कि मैं बैकलॉग कवर कर रहा हूँ, कभी नहीं होगा। सीधे कोशिश क्या करो, बैकलॉग को जब पीछे जाके तुम कवर करने की कोशिश करोगे, आज की चीज़ बैकलॉग बन जाएगी। इसलिए बैकलॉग को कवर करने का तरीका ये होता है कि अगर तुम्हें मैंने बोलेगा 3 घंटे रोज पढ़ो ना, तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा, एक बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, 3 घंटे अभी भी रोज कंटिन्यू करो, लेकिन आधे से 1 घंटा रोज निकालो बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। लेकिन इस शर्त पे नहीं कि जो आज की चीज़ है उसे छोड़ दोगे। बैकलॉग कवर करने का अधिकार उसी को है जो आज की प्रेजेंट चीज़ को पहले फिनिश कर देता है, फिर बैकलॉग पे कवर करता है। तो उसको एक आइडिया भी लग पाता है कि जो मैं प्रेजेंटली भी पढ़ रहा हूँ ये कैसे रिलेट कर रहा था पीछे की चीज़ से, तो पीछे की चीज़ में टाइम देता है और फिर वापस लौट के आके प्रेजेंट की चीज़ को पढ़ता है। तो उसको लिए उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो जितना बड़ा बैकलॉग उतने नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते हैं। तो कोई कहता है ना कि भाई मैं 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो खुश होने की बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बहुत भयंकर बैकलॉग्स बन गए। क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस होता है 11th 12th का सिलेबस, अगर हम किसी भी कंपटीशन के लिए मान लें, एंट्रेंस के लिए भी, अगर 4 घंटे से 5 घंटे की एवरेज पढ़ाई भी की जाए पर डे, वो आराम से क्लियर कर सकता है। लेकिन चक्करबाजी ये होती है कि करते नहीं है, 4 से 5 घंटे रेगुलर नहीं करते। कभी शादी में चले गए, कभी फंक्शन में चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी दोस्त के साथ चले गए, बहुत सारी 36 बहाने हो जाते हैं अपने पास। तो फिर वो बैकलॉग बनता है, फिर वो बैकलॉग को कवर करने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है 14-14 घंटे।
चाहते हो कि बाद में ना पढ़ पाओ, क्योंकि अगर तुम अभी 3 घंटे नहीं पढ़ सकते तो बाद में 14 कहाँ से पढ़ लोगे। इसीलिए इन बातों को समझो, ये है बैकलॉग को समझना। अगली बात आती है ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये है कि कोचिंग सेंटर जाना ही है अगर, तो पहले जब तक मन से खुद से दिल से आवाज़ नहीं आ रही तब तक मत जाना। दिल से आवाज़ का मतलब क्या है, ये नहीं कि भाई वो जा रहा वो जा रही तो मैं भी जा रहा मैं भी जा रही, इसलिए नहीं जाने का। कोचिंग सेंटर में इसलिए कभी नहीं जाना कि मेरी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, मेरे सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं भी जाऊं। ट्रेंड का हिस्सा मत बनना, भीड़ का हिस्सा मत बनना। ऑलरेडी भीड़ का हिस्सा बनोगे तो 35 लाख की भीड़ में खो जाओगे, बस ये ध्यान रखना। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है तब ही कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना है जब उसकी नीड महसूस हो। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं आज तक कोचिंग सेंटर नहीं गया, मैं मैक्सिमम ट्यूशन गया हूं सिर्फ 2 दिन के लिए। मुझे ये याद है 10th क्लास में मुझे पल्ले नहीं पड़ा, मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया सामने का। मुझे लगा यार नहीं यार, जो भी है खैर जैसा भी रहा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं ट्यूशन किया क्योंकि मुझे नीड महसूस नहीं हुई। आप ऐसा समझ सकते हो, मुझे महसूस हुआ कि बुक है यार, इसमें भी वो लिखा है, सामने वाले वही कुछ बोल रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, जैसा भी किया जो भी किया ठीक है किया मैंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है गलत है ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना गलत नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस चीज़ के लिए जा रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि तुम फिर एक मस्ती में जा रहे हो, बस भाई ट्यूशन का टाइम हुआ उठे, बस ऐसे उठे चल गए, फिर आगे एक रोबोट वाला काम, रोज रोज एक मैकेनिकल टास्क हुए जा रहा है, रोज रोज मैकेनिक्स फॉलो हुआ जा रहा है, वो नहीं करना। तुम जिस दिन हर दिन ट्यूशन जा रहे हो वाइब्रेंट होके जाओ, ट्यूशन में जीवंत होके जाओ। उस दिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ तो आज मैंने कोचिंग सेंटर में क्या नया सीखा, क्या मेरे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ में मेरा कंपटीशन किन लोगों से चल रहा है, इन बच्चों से नहीं चल रहा जो 30-40 कंपटीशन इंडियन नेशनल लेवल पे चल रहा है, जो भयंकर तरीके से पढ़ाई कर रहा है बच्चा उसके साथ। जब तुम्हें ये ख्याल रहेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें ट्यूशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका सवाल भी यहीं से जवाब आ जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन के अपने अपने बेनिफिट्स है। ऑफलाइन में जाकर तुम फिजिकली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में भी आजकल बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है जिससे तुम टीचर से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मैं खुद बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। क्लास 11 का बुनियाद बैच मैंने फिजिक्स का शुरू किया, एनडी की मैथमेटिक्स मैंने शुरू करी है, नीट की फिजिक्स मैंने शुरू की है, क्लास 12 का एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कोर्सेज मैंने शुरू किया है। बेसिक से लाइव क्लासेस लेता हूँ। लाइव का मतलब ये होता है कि ताकि वो जो इंटरेक्शन हो पाता है ऑफलाइन में वो भी हो जाए। मैं अपना व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मैं अपना टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ताकि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ, ताकि यार कोई बच्चा मुझे लग जाता है, पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो ही गया पिछले 6-7 सालों से पढ़ा के कि किस बच्चे का डाउट कैसा है, ये इन्फ्लुएंस्ड डाउट है या इसका खुद का सेल्फ डाउट है, पता चल जाता है। पेड या फ्री बैच, फिर ये बात वहीं पर लेके आती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई बैच ऐसा है कि भाई इसके बिना मुझे यहीं से समझ में आ रहा, भयंकर तरीके से समझ में आ रहा, मतलब यहाँ वर्दी है, मैं अगर यहाँ पे कुछ रुपये डाल भी रहा हूँ तो बहुत वर्दी है, मतलब ये निकल के आएगा मेरा, क्योंकि ऐसा है, ऐसा हो सकता है। या कहीं कहीं पे फ्री बैचेस भी बहुत काम के होते हैं, जैसे मेरे बैचेस सारे फ्री हैं जितने मैंने बोले अभी, सारे के सारे यूट्यूब में पूरे के पूरे फ्री बैचेस हैं। सिर्फ एक शर्त है डिसिप्लिन की। मैं हमेशा कहता हूँ वो फ्री है फाइनेंशियल वाइज, लेकिन तुम्हारे टाइम के हिसाब से वो फ्री नहीं है। तुम्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और टाइम अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करना, कहीं भी करोगे। मैं ये नहीं, मैं या फिर कोई भी, अगर ऐसा नहीं कि फ्री बैचेस चल रहे तो ले भाई हम हिस्सा बन गए फ्री बैचेस का। फ्री बैचेस का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो फ्री है, उसकी क्वालिटी को देखना है कि क्या मुझे क्वालिटी मिल पा रही है, क्योंकि मैं ले दे के टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ। पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल दोबारा आ ही जाएगा तुम्हारे पास, अगर तुम आज खर्च कर भी दोगे इन्वेस्टमेंट कहीं पे। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कि वो पेड है कि फ्री है, इंपॉर्टेंस उसकी है कि क्वालिटी किस में ज़्यादा मिल रही है आपको। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई यार वहाँ पे कुछ बहुत हंसी मजाक हो रहा है, फैंसी टाइप की क्लासेस हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, चीज़ें बहुत अच्छा कुछ सेटअप वगैरह है, वो बात नहीं है। इंपॉर्टेंस इस चीज़ की क्वालिटी में कि जो तुम समझना चाह रहे हो क्या तुम्हें समझ में आ पा रहा है। इससे मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पड़ोसी को समझ में आ रहा है। मैं एक फैक्ट बताऊँ तुम्हें, फैक्ट ये है कि मैंने ना अभी आज से लगभग 3 साल पुरानी बात है, लगभग जब मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ा मेरे बच्चे जो थे ऑफलाइन वाले, तो उनको जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे क्या पता चला कि जो उनकी क्लास का टॉपर है वो मुझे बता रहे हैं, बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर हमारी क्लास का टॉपर है ना, वो आता नहीं था मेरे पे पढ़ने के लिए, ठीक है, वो कहीं दूर रहता था। तो वो बता रही कि सर वो ना आपके वीडियो लेक्चर देखता है। मैंने बोला कैसे भाई, तो पता लगा कि बोले सर हमने ना उसकी हिस्ट्री वगैरह में देखा, और हमने जब उससे पूछा था एक बार, हमने उससे पूछा, उसके बाद जब हमने उसकी हिस्ट्री वगैरह में देखा, मोबाइल में ऐसी बातचीत में देख लिया होगा, गलती से दिख गया होगा, क्योंकि आता रहता है होम पेज में, आता है ना फीड में आता है। तो बोले हमने उससे पूछा था, तो वो कहता था नहीं मैं नहीं जानता, मैं जानता ही, मैं नाम ही नहीं जानता बोलता था, ऐसे कहता था। और वो उन्हें सजेस्ट करता था एक से एक नाम, ठीक है, कि मैं इससे पढ़ता हूँ, मैं उससे पढ़ता हूँ, और पढ़ता मेरे वीडियो से था। उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा करके, तो मुझे वहाँ से कुछ बात निकल के आई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो ये है, ये बात ध्यान रखना, अगर क्वालिटी कंटेंट तुम्हें कहीं मिल रहा है, तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हें नहीं बताएगा, ये बात ध्यान रखना, नहीं बताएगा। अगर पढ़ाई के मामले वाली बात है, नहीं बताएगा। अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हारे वो डाल रहा हूँ, फूड डाल रहा हूँ, लेकिन इफेक्ट है, तुम्हारा दोस्त फेल हो जाए तुम्हें उतना दुख नहीं होगा जितना वो टॉप मार जाए जो तुम्हें होने वाला है। वो ये सबके साथ होगा। तो जो बच्चा ना क्लास का टॉपर टाइप का होगा, वो तुम्हें हमेशा ऐसा कुछ सजेस्ट कर देगा ना जो उसे पता है कि ये काम का नहीं है, वो तुम्हें ऐसा कुछ सजेस्ट कर देगा, यही हो रहा है,
लेकिन ये बोलेगा कौन आखिर अल्टीमेटली? तो मैंने एक हिंट दिया तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल का टॉपर तुम्हें अगर मुझे सजेस्ट कर रहा है तो देख लेना, कहीं मैं खराब पढ़ा रहा हो सकता हूँ, तभी मुझे सजेस्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये बात देखने वाली है। अब क्या करना है? अब फाइनली 11th में तुम पहुँच गए ना। मेरी बात बताओ मैं आपको क्या है कि अगर क्लास 11th में पहुँच गए, 1 आध 2 महीने 3 महीने 4 महीने बर्बाद भी कर लिए, चलेगा, चिल मार के चलेगा, आराम से चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि मेरा पर्सनली मानना क्या है, 11th में चीज़ें बहुत सारी होती हैं सीखने वाली, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। वो बेस बनाती है, तुम्हारा ज़बरदस्त बेस बनाती है। 11th क्लास को मैं जीरो क्लास मान रहा हूँ, जीरो क्लास। क्योंकि 11th क्लास से नीचे का ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता एक बार के लिए चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस एक नॉर्मल से कैलकुलेशन वगैरह, हल्की फुल्की चीज़ें, हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की उतनी आती है, मैं बहुत मानता हूँ उसको। लेकिन 11th को अगर तुमने हल्के में ले लिया, 12th में तुम पहुँच गए, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि 12th में जो बेसिक होगा वो 11th से ही होगा, 10th से 9th से 8th से कुछ नहीं होगा। जो बेसिक कहेगा जाएगा 11th से। 12th के बाद कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, हर समय बेसिक की बात आती है तो +2 की बात आती है कि भाई 11th 12th इसका खराब है, इसका बेसिक खराब है, नहीं 11th 12th खराब है। और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे 11th 12th खराब हो तो हो जाए फिर तुम्हारा, क्योंकि कंपटीशन कम ही हो यार फिर तो। क्योंकि मैंने बोला ना कि 30-35 लाख इतने बच्चे एग्जाम को दे रहे हैं, तो उसमें अब हर बच्चा ही अगर सब बातों को मेरी समझ जाए जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो बात ही क्या हो जाए। इसीलिए अभी तुम्हें क्या करना है ये ध्यान रखो, जैसे मैंने खुद बताया, मैं 11th की फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पहले चैनल में कंटेंट जाकर देखो, 1800 वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं मैंने अभी तक। सब्सक्राइबर्स देखने वाली चीज़ नहीं होती। ऑल्दो मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आ रखा, वो ठीक है, वो सब बातें अलग है, लेकिन मैं कभी भी सब्सक्राइबर के बेसिस पे बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा है। 1800 वीडियो लेक्चर्स अगर मैंने बनाए तो आइडिया ले लो कि एक दिन में मोटा मोटा 300 वर्किंग डेज मान लो, तो 6 साल होते हैं, 300 छक्के 1800, यानी हर दिन 6 साल तक लगातार एक वीडियो गया होगा। और वीडियो देख लेना, कोई ऐसा नहीं कि हंसी मजाक का 2-5 मिनट का वीडियो जा रहा है। हर वीडियो में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। जाकर यूट्यूब चैनल में जाकर देख लेना, बच्चों के वीडियोस है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि यार हमारा कैसा परफॉर्मेंस था। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई CBSE का, हर कोई ISC का। MP बोर्ड के बच्चे, UP बोर्ड के बच्चे, गुजरात के, हिमाचल के, महाराष्ट्र बोर्ड के, बिहार के, उत्तराखंड बोर्ड के, इन बच्चों को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है, मेरे साथ कनेक्ट हुए थे फ़ोन वगैरह में। तो बस ये बातें होती है। तो मैं अपने एंड से जो कह सकता था यार मैंने कह लिया। ये सब बातें अल्टीमेटली ध्यान रखना, फैंसी स्टडी करनी है या डीप स्टडी करनी है, बस ये ध्यान रखना। फैंसी पढ़ाई करनी होगी तो बहुत यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ फैंसी के लिए। ऑल्दो मैं भी तुम्हें यूट्यूब के जरिए मिल पा रहा हूँ, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई ऐसे करो बिल्कुल कि बिल्कुल पढ़ाई के कीड़े बन जाओ, बिल्कुल ऐसे करो कि तुम दुनिया से कट जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं। पढ़ाई हो तो ऐसी हो कि बिल्कुल यार एकदम मल्टी डायमेंशनल हो। पढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ नया मिल रहा है, तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हारे चेहरे से झलकना चाहिए, कि जब तुम्हें कोई देखो तो लगे कि भाई हाँ इसमें तेज निकल रहा हो एक, बस वो निकलना चाहिए। वो ऐसे वाला नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम मुरझा के बिल्कुल यार, तो सामने वाला बोलेगा भाई इससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूँ यार बिना पढ़ा लिखा, ये पढ़ लिख के जब ऐसी इसकी हालत हो रही है, तो वो नहीं दिखना चाहिए। और वो तब होगा जब तुम दबाव में पढ़ोगे। दबाव में तुम तब पढ़ोगे जब तुम समय से समय को नहीं पहचानोगे, जब तुम टाइम से चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, तो फिर मुश्किल में आओगे, फंसोगे बाद में आके, फिर तुम्हारे पास प्रेशर बनेगा। इसलिए प्रेशर में जो पढ़ेगा ध्यान रखो, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। भले ही वो कुछ भी एग्जाम क्रैक कर ले एक बार के लिए, लेकिन वो फेल हो चुका है अगर उसने प्रेशर में पढ़ना चालू किया। ये चीज़ें पढ़े नहीं इसलिए, अगर तुम फॉर्चुनेटली अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम तुम्हें मिल गई है, अगर तुम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, कॉमर्स वगैरह कुछ भी तुम पढ़ते हो, अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिला, फॉर्चुनेट मानो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने के साधन नहीं मिल पाते। फैमिली वाइज उनकी एक कंडीशन ऐसी होती है फाइनेंशियली कि उनकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है 10वीं के बाद। ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस आई रहती हैं घर से, परिवार से, कि भाई तुम अब आगे नहीं पढ़ सकते, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बहुत ऐसी जगह हैं, अभी भी इंडिया में ऐसी मौजूद है, जहाँ पर उन लोगों के लिए पढ़ना एक प्रिविलेज की बात है। तुम लोग तो स्कूल में पढ़ लो, कोचिंग में पढ़ लो, ट्यूशन में पढ़ लो, फिर यूट्यूब में घर में वाईफाई लगा के पढ़ लो। उसके बावजूद ये चक्करबाजी इसलिए क्योंकि तुम लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे, उन लोगों के लिए इसलिए दिक्कत हो रही है पढ़ने में क्योंकि पढ़ने को बोझ की तरह देख रहे हैं। और एक बच्चा वो है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको उस तरह का सपोर्ट मिल नहीं पा रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वो बच्चा इवॉल्व नहीं कर पा रहा। लेकिन ध्यान रखना वो निकल के आ जाएगा कैसे भी करके। उस बीज को तुम जितना जमीन के अंदर दबाओगे वो उतना निकल के बाहर वटवृक्ष बन के बाहर आएगा। तो बस कोशिश ये करो कि तुम्हें अगर सुविधाएं मिली है एक बारी के लिए, फॉर्चुनेट हो तुम। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, सुविधाएं मिली तो सुविधाओं में जो इंसान निकलता है वो बहुत बड़ा माना जाता है। पता है तुम्हें महात्मा बुद्ध को लोग क्यों पूछते हैं? इसलिए नहीं पूछते कि बुद्ध सिर्फ सन्यासी थे, सन्यासी लोग बहुत सारे बन जाते हैं। जो बाय बर्थ ही अगर गरीब है, वो अगर गरीब ही बनकर रहे तो उसकी इतनी पूजा नहीं होगी। लेकिन गौतम बुद्ध उन लोगों में से एक थे, सिद्धार्थ उन लोगों में से एक थे जो राजा के बेटे थे। राजा का बेटा अगर सिंहासन को छोड़ा तो कुछ तो बात होगी, इसीलिए बुद्ध को पूजा जा रहा है। तो बस वही बात है, अगर तुम्हारे पास सुख सुविधाएं हैं तो तुम वैसे और टफ कंडीशन में हो,
क्योंकि तुम्हारे पास और भी करने के लिए बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारे माध्यम है, तुम और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो खास तौर पे, तो इसका मतलब तुम में कुछ तो बात है। ये सिद्धार्थ कभी तो बुद्ध बनेगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।